चलो जी, हाँ भाई, कॉलिजन थ्योरी का खेल खत्म हो गया आपके। अब आता है आपका वही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी मैंने आपसे बात करी थी। हर साल एक क्वेश्चन इस टॉपिक पर आता है, मतलब आता है, इसमें कोई इफेंट बट नहीं है। और टॉपिक का नाम तब जानते हो, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन। देखिए, आरएनएस ने रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में एक रिलेशन निकाली थी। वो रिलेशन क्या थी? K इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी पावर में है। ये आपकी आरएनएस इक्वेशन कहलाती है। अब यहां पर ये सारी चीजें क्या है? K आप जानते ही हो, रेट कांस्टेंट है। ए क्या है? ए के कई सारे नाम हैं। ए को आप आरएनएस पैरामीटर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो मेरे बच्चों? आर्हेनियस पैरामीटर। इसका एक और नाम है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसका एक और नाम भी है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। पेपर वाला कोई सा भी नाम आपको दे सकता है। और ये जो दिख रहा है ना आपको, E माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसको हल्के में मत ले जाना। इसे बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल। इन सब के बारे में बात करेंगे अपन अभी। फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल। इसका एक और नाम भी है बोल्ट्जमान फैक्टर। का नाम है मेरे बच्चों? बोल्ट्जमान फैक्टर। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। आरएनएस इक्वेशन यही है मेन इंपॉर्टेंट, K इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर मान लेते हैं, मैं यहां लिखना चालू कर देता हूं, अगर मान लेते हैं मैं इसे लॉग की फॉर्म में लिखूं, लॉग लिख देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? लॉग ई, मतलब एल भी कह सकते हो, एल एन या लॉग ई। तो लॉग ई के बराबर क्या हो जाएगा? लॉग ई ए। इनटू का साइन होता है वो काय में बदल जाता है प्लस में, ये बीच में इनटू है। लॉग में पावर कहां जाती है? आगे, तो माइनस का ई ए अपॉन आर टी आगे आ जाएगा, और ये बचेगा लॉग ई की पावर ई। इतनी से तो आता होगा। लॉग ई की पावर ई को क्या बोलते हैं अपन? वापस देखो, लॉग में ये डॉट है ना, मल्टीप्लाई है। लॉग ई के बराबर लॉग ई ए, इनटू का साइन बदल गया प्लस में, लॉग में पावर आगे आ गई, ई ए आर टी, ये आगे आ गया। और ये लॉग ई की पावर ई, जिसको अपन क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। अब देखिए, अगर मान लेते हैं मैं इस एल एन को या लॉग ई को हटाऊं, यानी कि ई को अगर 10 में बदलता हूं, तो मैंने क्या बताया था? ई को 10 में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? 2.303 लॉग ई की जगह लॉग 10 के, ये बन जाएगा 2.303 लॉग 10 ए। और ये इसमें कुछ है ही नहीं, तो भाई साहब यूं के यूं रह जाएंगे ई अपॉन आर टी। अरे यच्चर मौचर, अगर मान लेते हैं मैं तीनों जगह पर 2.303 से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय 2.303, अगर 2.303 से डिवाइड करता हूं तो इधर कट जाएगा, इधर कट जाएगा, इधर लग जाएगा, तो आपका क्या मिलेगा बताओ? यहां मिलेगा लॉग 10 के बराबर, इधर क्या मिलेगा? 2.303 डिवाइड किया था, कट गया, लॉग 10 ए, फिर माइनस, इधर 2.303 कटेगा, है ही नहीं, ई ए अपॉन 2.303 आर, और टी, टी को मैं यूं करके लिख दूं 1/t। इस इक्वेशन को आप सेठ जी डायरेक्ट याद भी रखना, इसको आप डायरेक्ट याद रखना। कई सवाल आपके करवाएगा ये। लॉग 10 के इक्वल टू लॉग 10 है माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी। आर तो जानते हो ना, गैस कांस्टेंट। अब डिफरेंट टेम्परेचर एट डिफरेंट टेम्परेचर, मान लेते हैं T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर मान लेते हैं। पहले टेम्परेचर T1 था, बाद में मैंने T2 कर दिया। टेम्परेचर बदलते हैं तो रेट कांस्टेंट बदलता है, 50 बार बता दिए। अगर T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 है और T2
टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट क्या है, K2। तो अलग अलग टेम्परेचर पर इनकी वैल्यू लिखो, अलग अलग टेम्परेचर पर। तो T1 टेम्परेचर पर, इसी इक्वेशन को देखो मैं लिख रहा हूं, यहां K1 आ जाएगा, यहां T1 आ जाएगा। तो मैं T1 टेम्परेचर की बात करता हूं, तो आप क्या लिखते हो, log 10 के इक्वल टू log 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, और ये 1/T। अगर टेम्परेचर T1 है तो ये log K1 होगा। और बताओ टेम्परेचर मैंने T1 से टेम्परेचर बढ़ाकर T2 कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका log 10 K2 बराबर ये हो जाएगा आपका log 10 A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर 1/T2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों का रेशो ले लेता हूं। तो रेशो लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, log 10 K2 अपॉन K1, फिर ई ए अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1 ये तो कट जाएगा ना। ए और ई ए क्या है, आरएनएस कांस्टेंट, आरएनएस पैरामीटर, ये तो कांस्टेंट है। ई ए मैं पहले भी बता चुका, किसी भी एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। टेम्परेचर का एक्टिवेशन एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। वेरी वेरी खतरनाक इंपॉर्टेंट, रट लेना, चाट मारना, छोड़ना मत इसको। पूरे आरएनएस इक्वेशन को आपको याद होना चाहिए। अब इस इक्वेशन पर अपन एक ग्राफ बनाते हैं, log 10 के log 10 ई ए अपॉन 2.303 आर 1/T। अब ग्राफ बनाते हैं, आओ ग्राफ बनाए। तो ग्राफ में किस किस के बीच में बना रहा हूं, ग्राफ फॉर आरएनएस इक्वेशन। देखिए आरएनएस इक्वेशन अपन ने क्या पढ़ी है, log 10 के इक्वल टू log 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर और 1/T। तो क्या मैं यूं कह सकता हूं क्या, y इक्वल टू एम एक्स सी। तो बताओ अगर आप इसका जिराफ बनाते हो तो बताओ y एक्सिस पर आपने क्या लिखा मेरे बच्चों, log 10 के। ठीक है, इसको मैं यूं कर देता हूं ताकि आपको पता लग जाए। एक्स एक्सिस पर क्या लिखोगे, 1/T। स्लोप आपका नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ग्राफ आपका बनेगा यहां, और आपके पास स्लोप की यानी कि tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, स्लोप होता है ना एम, माइनस का ई ए अपॉन 2.303 आर, ये इसका स्लोप बन गया। अरे यस सर, नो सर, इस पर न्यूमेरिकल आएगा, जो मैंने एक आरएनएस इक्वेशन बताई है ना, वो क्या न्यूमेरिकल होगा आगे देखेंगे। तो पहले आप एक काम करो मारे बच्चों, ये जो है पूरा आरएनएस इक्वेशन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया, चलो जी, अब हेडिंग डालिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी शायद नहीं लिया होगा आपने, एक बार इसका और ले लो, चलो ले लिया। अब हेडिंग डालो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो जस्ट अभी मैंने बताई है। पहला पॉइंट लिखे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी रिमेन कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी रिमेन कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया सम इंपॉर्टेंट पॉइंट।
देखिए, पहला पॉइंट निपटा डाला। दूसरा पॉइंट आपने अभी क्या पढ़ा था, K इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल। ये यूनिट लेस होता है साहब। कैसे, ये जो होता है ना आपका फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या होता है अभी बताते हैं। इसको F से डिनोट करते हैं, कहीं से मेरे बच्चों, F से। ये होता क्या है, E माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब देखो ई ए की यूनिट क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी है ना, जूल पर मोल। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू, आर गैस कांस्टेंट है। चलो मैं इसी के साथ ही लिख देता हूं ना, दिमाग की क्यों लगाना, इसी में लिख देते हैं। यहां लो, ई माइनस ई ए की यूनिट क्या लिखी थी मैंने अभी, जूल पर मोल। भाई एनर्जी तो जूल पर मोल में निकलेगी। आर की वैल्यू क्या होती है, आर, आर गैस कांस्टेंट होता है, जूल पर केल्विन पर मोल। पहले लिखा रखिए, खूब चेक कर लेना, जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर, आर के साथ टेम्परेचर भी तो है, टेम्परेचर की होगी केल्विन। अब काटो तुम्हारा क्या क्या कट रहा है, देखो जूल से आपका जूल गया, पर मोल से आपका पर मोल गया, और ये केल्विन -1 से केल्विन गया, तो ई की पावर में 0 बचा। और किसी भी जीरो का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, पावर में 0, तो एक एक का मतलब कांस्टेंट हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये यूनिट लेस हो गया, इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो के की यूनिट किसके बराबर हो गई, ए की यूनिट, यानी कि यूनिट ऑफ के बराबर यूनिट ऑफ ए। अगर आपसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन पूछ ले, फाइंड यूनिट ऑफ ए फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपसे पूछ ले भाई साहब ए की यूनिट बताओ, आरएनएस पैरामीटर की यूनिट, तो मुझे पता लग गया ए की यूनिट किसके बराबर होगी, के की। और के की यूनिट निकालने का तरीका क्या होता है, मोहन लाल तिवारी फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ रहा है, 1 - 1 टाइम पे -1, तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा केवल। अरे ऐसा और नो, किसी भी ऑर्डर के लिए आपसे पूछे तो के की यूनिट किसके बराबर हो जाएगी मेरे बच्चों, ए के बराबर। कॉपी कर लो। अब देखो फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होता है, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले जब ये पढ़ाया था, एक्टिव मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, एक्टिव मॉलिक्यूल का वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर एक्टिव मॉलिक्यूल कहलाते हैं। या मैं यूं कहूं कि वो रिएक्टेंट जिनकी वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। जो पहाड़ बताया था ना, अरे याद आ रहा है, ये जो पहाड़ बताया था, वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी इस एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, या यूं कह दो कि वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो, वही तो हो गई, ये तो एवरेज हो गई, इसके बराबर या उससे ज्यादा हो, वो कहलाते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल। अब फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब खुद की वैल्यू अपॉन सबकी वैल्यू। जैसे मान लेते हैं किसी भी रिएक्शन में 100 मॉलिक्यूल ने टेक पार्ट किया और 70 मॉलिक्यूल एक्टिव है, तो फ्रैक्शन कितना हो गया, खुद की वैल्यू 70 और टोटल वैल्यू खुद की अपॉन सबकी टोटल 100 है, तो फ्रैक्शन कितना हो गया, 0.7 हो गया। इसे बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल। आ गया होगा समझ में। अब तीसरे पॉइंट पर आ जाइए, तीसरा पॉइंट क्या कहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर, तीसरा पॉइंट है एक्टिव मॉलिक्यूल। अब लिखो इसके अंदर डैश लगाकर, एक्टिव मॉलिक्यूल लिखिए, स्टार लगा के लिखिए, द मॉलिक्यूल्स विच हैव इक्वल और ग्रेटर एनर्जी, the molecule which have equal or greater energy than that of activation energy or threshold energy, is called active molecule, एक और डेफिनेशन जो बिल्कुल सिंपल है भाई, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया वही है एक्टिव मॉलिक्यूल। लिखिए, द मॉलिक्यूल विच गेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, इज कॉल्ड एक्टिव मॉलिक्यूल।
इज कॉल्ड एक्टिव मॉलिक्यूल। अब देखो चौथे पॉइंट की बात कर रहे हैं, एट इनफाइनाइट टेम्परेचर। एट इनफाइनाइट टेम्परेचर अपन अच्छे से जानते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्टिव मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ती है। क्यों साहब, कैसे? अभी तो बताया था भैया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोलिजन बढ़ जाएगी, इफेक्टिव टक्कर बढ़ेगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ज्यादा कन्वर्ट होंगे और जो कन्वर्ट होंगे एक्टिव मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे एक्टिव मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ती जाएगी। तो इस बात को तो अपन ऐसे कह सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, अगर इनफाइनाइट पर पहुंच गया। पहली बात ऐसा होता नहीं, इनफाइनाइट होता नहीं, मतलब इट इज अ हाइपोथेटिकल कंडीशन। अगर मैं इनफाइनाइट टेम्परेचर कर देता हूं तो मतलब सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब तो यही है। तो एट इनफाइनाइट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इफ टेम्परेचर इज इनफाइनाइट। तो बताओ आपने क्या, के बराबर ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी की जगह इनफाइनाइट कह रहे हो, इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो जीरो हो जाएगा। जीरो किसी भी चीज की पावर पे आ गया तो वैल्यू 1 हो गई। तो एट इनफाइनाइट टेम्परेचर के बराबर ए हो जाता है। इनफाइनाइट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू आरएनएस कांस्टेंट के या फ्रीक्वेंसी फैक्टर के बराबर हो जाती है। कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया बेटा? अब देखिए अगला 5वां पॉइंट क्या कहता है। 5वें पॉइंट की तरफ अपन चलते हैं। देखो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? बढ़ेगी। रिएक्शन जल्दी जल्दी होगी, रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो बताओ रिएक्शन जल्दी हो रही है मतलब टाइम कम लग रहा है, टाइम कम लग रहा है, टाइम कम लग रहा है तो टी हाफ भी तो कम होगा। तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी रिएक्शन का टी हाफ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अरे ऐसा और ना, जैसे मान लेते हैं कोई भी रिएक्शन ले लो, पहले साहब उसकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर थी, फिर हो गई साहब आधी, फिर हो गई और आधी, फिर हो गई और आधी, आधी आधी होती जा रही है। मान लेते हैं इससे कन्वर्ट होने में पहले 10 मिनट का टाइम लग रहा था। फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इधर भी 10 ही लगेगा इधर भी 10 ही लगेगा, फर्स्ट ऑर्डर में टी कांस्टेंट होता है। अब मान लेते हैं उसने क्या किया कि साहब जितने भी कोई भी ए रिएक्टेंट था मान लेते हैं, उसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्टेंट के बीच में टक्कर ज्यादा होने लग गई, तो ए दमादम जल्दी से आधे में हुआ, और जल्दी चौथाई हुआ, और जल्दी 1/8 हुआ। मान लेते हैं टाइम आधा रह गया, 6 मिनट का रह गया। तो बताओ ये भी 6 मिनट का होगा, ये भी 6 मिनट का होगा। ये मेरी बात समझ में, रिएक्शन जल्दी होगी टाइम कम लगेगा, तो टाइम कम लगेगा तो टी हाफ भी तो कम होगा। ऐसे थोड़ी मान लेते हैं एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10 मिनट का समय लग रहा है, उसका टी हाफ मान लेते हैं 5 मिनट का है। मान लेते हो रिएक्शन आपने जल्दी करा कर 4 मिनट में ही पूरी कर दी, तो क्या टी हाफ 5 ही रहेगा क्या? भाई टाइम कम हुआ तो टी हाफ भी कम हो जाएगा। आ रही होगी मेरी बात समझ में? कॉपी कर लो इसको। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने पर टाइम कम होता है, टाइम कम होने पर टी हाफ भी कम हो जाता है। अब देखिए छठा पॉइंट, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, देखिए कैटालिस्ट का इफेक्ट तो मैं आपको बता ही चुका। अब आरएनए इक्वेशन में क्या होता है? आरएनए इक्वेशन हमने पढ़ी है, log 10 k इक्वल टू log 10 a माइनस ए अपॉन आर टी, या k इक्वल टू ए माइनस ए अपॉन आर टी, यही तो लिखते हो, k इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये k1 मान लो। और ये मान लेते हैं साहब अपन इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट ये लगाया। अब मान लो मैंने कैटालिस्ट लगा दिया और ये K2 हो गया। भाई कैटालिस्ट पॉजिटिव लगाया तो रेट को बढ़ा देगा, रेट बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी तो बढ़ेगा। मान लेते हैं K1 से K2 हो गया, और ये हो गया AE माइनस ई एक्टिवेशन एनर्जी कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हो गई। ये क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, अगर मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करूं, लॉग ले लिया तो ये हो गया साहब लॉग K2 अपॉन K1। ठीक है,
माइनस का ई ए माइनस का ई ए सी अपॉन 2.303 आर टी, दोनों का रेशियो ले लेना लॉग लेकर। ये आपका क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में आ सकता है आपके पास। वो आपसे कह सकता है कि भाई साहब पहले रेट कांस्टेंट इतनी थी, बाद में रेट कांस्टेंट इतनी हो गई, पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, टेम्परेचर रिएक्शन का इतना है, तो बताओ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी। शायद समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए इसका। अब एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, log 10 के इक्वल टू माइनस का 2000 1/t प्लस 6, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड ए। ये साहब एक क्वेश्चन आपके पास आ गया, मेरी बात समझ में आ रही है। अब आपको इस क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा यार, एक्टिवेशन एनर्जी है, रेट कांस्टेंट दे रखा है, लॉग में है, तो मतलब फॉर्मूला तो यही लगेगा, log 10 के इक्वल टू log 10 ए माइनस का ई ए अपॉन 2.303 आर टी, यही है। अब देखो इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को जो क्वेश्चन वाले ने दे रखा है जरा कंपेयर करो। अब कंपेयर करो, log 10 के इक्वल टू माइनस का 2001/t, यही है ना क्वेश्चन में, देखो माइनस 2001/t, 1/t के नीचे 1/t लिख दिया, और इधर दे रखा है आपको प्लस का 6। अरे यही तो है, माइनस का 2001/t, ये प्लस का 6, तो अब मेरे हिसाब से तो शर्म ही आ रही होगी। तो बताओ log 10 ए बराबर कितना आ रहा है आपके पास, 6 आ रहा है ना, log 10 ए बराबर 6, तो ए बराबर 10 की पावर 6 हो जाएगा। जब भी log हटता है तो सामने जो भी लिखा होता है log का जो बेस होगा उसकी पावर में चला जाएगा। अरे यस सर, नो सर। अब आपको निकालना है ई, तो क्या क्वेश्चन में आपको 1/t से 1/t कट गया, तो ये पूरा जुगाड़ जो है इसके बराबर है, यानी कि ई ए अपॉन 2.303 आर 2000 के बराबर है। अरे यस सर, नो सर। तो ई ए बराबर कितना हो जाएगा, 2000 इंटू 2.303 आर। आप चाहो तो आर की वैल्यू लिख दो, 2000 इंटू 2.303, आर की वैल्यू 8.314 जूल। एनर्जी की वैल्यू जूल में लिखोगे ना, तो ये जूल के अंदर आ रही है। अगर आपको जूल पर मोल निकालना है तो 6.02 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करना वो डिवाइड करना पड़ेगा। जूल को मोल में, जूल पर मोल के लिए 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो, जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा। कॉपी कर लो इसको। हो गया। अब आपका अगला हेडिंग आता है फोटोकेमिकल रिएक्शन का, आता है मेरे बच्चों फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखिए इधर नाम से ही लग रहा है, वो रिएक्शन जो सूअर के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है ना। फोटो मतलब सनलाइट, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब वो कैसे होती है वो तो आगे देखेंगे, तो पहले लिखो फोटोकेमिकल रिएक्शन, स्टार लगा लगा के लिखिए। लिखिए द रिएक्शन विच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, द रिएक्शन विच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एग्जाम्पल लिखिए इसके, एग्जाम्पल जैसे H2 प्लस Cl2 दोनों मिलकर HCl बनाते हैं,
अगर मैं सनलाइट नहीं लगाऊं तो भी रिएक्शन होगी, ऐसा नहीं कि होगी नहीं, लेकिन बहुत कम होगी। लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन तेज होती है। ठीक है। दूसरा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये वो है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं। ठीक है। अगला स्टार लगा के लिखिए। कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है ना, वो एक ही क्वांटम का एब्जॉर्प्शन करता है। जैसे मान लेते हैं किसी भी रिएक्शन, जैसे यही मान लेते हैं H2 + Cl2, मेरे पास आप बहुत सारे हैं, एक फोटोन ये एब्जॉर्ब करेगा, एक फोटोन ये एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके रिएक्शन होगा। ईच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब 1 क्वांटम। ठीक है। अगर मान लेते हैं मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं, इंटेंसिटी पहले भी बता चुका, इंटेंसिटी का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं 1 सेकंड में 1 फोटोन डल रहा है, अब मैंने 1 सेकंड में 10 फोटोन डाले, दम डाले, उसे कहते हैं इंटेंसिटी बढ़ा दी, फोटोन की संख्या बढ़ा दी। अगर मान लेते हैं मैं 10 फोटोन डालूंगा, तो बताओ क्या 10 रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ईच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब 1 क्वांटम या 1 फोटोन। अगर मैंने फोटोन की संख्या बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ा दी, फोटोन की संख्या बढ़ा दी, तो ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन सनलाइट में होती है, सनलाइट की वजह से उनमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है। रीजन में बता चुका इसका, क्योंकि साहब सनलाइट की एनर्जी को वो यूज करके तुरंत काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इंटेंसिटी बढ़ा दी, फोटोन की संख्या बढ़ जाएगी, फोटोन की संख्या बढ़ जाएगी, तो ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आ गया समझ में? अगला पॉइंट लिखिए, ईच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब, ईच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब ओनली 1 क्वांटम, ओनली 1 क्वांटम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हायर इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ग्रेटर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। हायर इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ग्रेटर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट लिखिए, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? स्पॉन्टेनिटी को रिप्रेजेंट करती है, मतलब रिएक्शन अपने आप होगी कि आप करवाओगे। तो साहब ये तो कैसे भी हो सकती है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे फोटोसिंथेसिस अपने आप ही होता है, अपने आप पेड़ ऊपर से सनलाइट को लेता है, तुम जाके देते हो सूरज देके उसको सनलाइट देते हो क्या? अपने आप ही वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने आप ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। लेकिन कुछ रिएक्शन आपको करानी पड़ती है, उठा के आपने उसको धूप में रख दिया, जैसे H2Cl2 का आपने अंधेरे में कराई तो धीरे धीरे होगी, आपने उठा के सूरज के प्रकाश में रख दिया तो तेज तेज होगी। तो आपने किया, मतलब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस होगा यानी कि अपने आप नहीं हुई, जैसे तुमने करवाई। अगर अपने आप हो रही है, जैसे क्या नाम है तुम्हारा, ये फोटोसिंथेसिस अपने आप हो रहा है, उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव है। लेकिन अगर मान लेते तुमने जबरदस्ती कराई है तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था H2Cl2 का, पता नहीं मैंने नेगेटिव बोला पहले पे पॉजिटिव बोला, वापस सुन लो। फोटोसिंथेसिस अपने आप होता है, डेल्टा जी नेगेटिव। H2Cl2 अगर आपने अंधेरे से उठाकर उसे बाहर धूप में रखा, मतलब तुमने करा है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, लिख लिया। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं होती है, आप सूरज की रोशनी के अंदर उसको रख दो तो भी वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब नहीं करते। अब जैसे मान लेते हैं, यही ले लेता हूं, चलो H2 है, अगर मैंने इसे सनलाइट में रख दिया तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने H2 को मरकरी की प्रेजेंस में सनलाइट के अंदर रखा, H2 को किसके प्रेजेंस में रखा? मरकरी की प्रेजेंस में रखा और सनलाइट में रखा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 2H में, मतलब इसके बॉन्ड टूट जाएंगे। सब ऐसा कैसे हो रहा है? देखो इसका रीजन क्या होता है, ये जो मरकरी होता है ना, ये फोटोसेंसिटाइजर का काम करता है। सबसे पहले मान लेते हैं मैंने H2 को सूर्य के प्रकाश में रखा, तो H2 डजंट एब्जॉर्ब फोटोन, ये फोटोन से एक्टिवेट होता ही नहीं है। लेकिन Hg होता है ना, Hg ये खुद पहले सनलाइट को खाएगा, एब्जॉर्ब करेगा, और ये एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिवनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टार लगा देते हैं, मतलब ये एक्टिव हो गया। अब ये Hg प्लस क्या करेगा?
उसके पास जाएगा, हाइड्रोजन के पास जाएगा, और जो फोटोन इसने एब्जॉर्ब किया है वो इसे देगा। तो इनडायरेक्टली फोटोन लिया इसने, तो यहां Hg काम करता है फोटोसेंसिटाइजर। अब आपका H2 अपने बॉन्ड को तोड़कर 2H में कन्वर्ट हो जाएगा, और Hg आपका यूं का यूं बाहर निकल गया। तो यहां Hg किसका काम करता है? Hg, यहां Hg काम करेगा आपका फोटो सेंसिटाइजर का। आ गई हुई मेरी बात समझ में? फोटोसेंसिटाइजर मतलब जो फोटोन को एब्जॉर्ब करके एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, लिखिए, सम रिएक्शन नॉट डायरेक्टली अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सम रिएक्शन नॉट डायरेक्टली अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, they are complete in presence of photosensitizer. They are complete in presence of photosensitizer, like dissociation of Hg in sunlight, like dissociation of H2, like dissociation of H2 in sunlight in presence of Hg, like dissociation of H2 in sunlight in presence of Hg। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी बच रहा है आपका ले लीजिए। हो गया। अब कुछ एक चीज और बची है, छोटी छोटी सी, बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा ज्यादा 20-25 मिनट का पॉइंट और बचा है, वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, अब जो भी बच रहा है आप लोग कॉपी कर दो अपना।